नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है और अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की बैठक। तो बैठक में क्या कुछ होगा, क्या सोने चांदी के भाव में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेंद्र मेहता जी। मेहता जी नमस्ते, स्वागत है। नमस्कार। सर, पिछले हफ्ते काफी उठापटक रही, खास तौर पे सोने के साथ साथ चांदी में। सोने में तो चलो नॉर्मल स्टडी देखा गया, पर चांदी में बड़ी उठापटक देखने को मिली। क्या रहा आपका असेसमेंट? देखिए, जहां तक गोल्ड की बात है तो मुझे लगता है कि पहले जो मूवमेंट 200 डॉलर का एक हफ्ते में होता था, वो अब पिछले हफ्ते सिर्फ $100 के आसपास का मूवमेंट रहा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती जा रही है। और ये एक बहुत अच्छा साइन है, खास तौर पर ज्वेलरों के लिए। अगर भाव यहाँ पर जाकर स्टेबल होते हैं कुछ दिनों के लिए तो ज्वेलरी की सेल की डिमांड भी बढ़ेगी। जहां तक सिल्वर की बात है तो मुझे लगता है कि सिल्वर में वो जो करंट एक्सपायरी के बाद खत्म होना चाहिए था, वो अभी भी बरकरार है। लेकिन जो लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को जिस प्रकार से ट्रेड हुआ है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर, तो मुझे लगता है कि ये जो दिसंबर का महीना है, शायद ये कुछ फंड्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। उन्हें अपनी बुक्स में एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं पर रह सकता है। और मैं बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इन अभी पर्टिकुलरली दिसंबर महीने। तो सर, अगले हफ्ते पैट की बैठक भी है, उसमें ब्याज दरों पर नतीजा आना है। तो क्या लग रहा है आपको, ये नतीजा कैसा हो सकता है और कैसे भाव को इम्पैक्ट कर सकता है? मुझे लग रहा है कि क्योंकि पॉजिटिव सिग्नल्स हैं फेड के कि भाई इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो और एग्रेसिवली मुझे लगता है कि वो कम करेंगे भी। इस बार भी कम करेंगे, मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड। और मैं मानता हूं कि इसकी वजह से थोड़ा सा गोल्ड में एक मूवमेंट रहेगा। लेकिन वो एक टेम्पररी मूवमेंट रहेगा, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट मुझे आता हुआ नजर नहीं आता। एक चीज को और बड़ा डिस्कशन हो रहा है सर, डिजिटल गोल्ड के रेगुलेशन को लेकर। सेबी की तरफ से वार्निंग आई, फिर आरबीआई से भी हम लोगों ने पता किया, तो वहां से भी कोई रेगुलेशन नहीं है। पर कंपनियां तो मार्केट में प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं, लोग भी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि सोवरन गोल्ड बॉन्ड बंद हो चुके हैं, डीमैट अकाउंट उतने हैं नहीं। और गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा है कि आम आदमी दुकान में 50,000 रुपए लेकर भी जाए तो ज्वेलर उसको ऐसे देखता है कि जैसे क्या खरीदने आए, मतलब छोटा सा एक 2-3 ग्राम आएगा उसमें, अगर 50,000 भी लेकर वो दुकान में घुसा। अब जिनको खरीदना है उनके लिए क्या एवेन्यू, कैसे ये डिजिटल गोल्ड रेगुलराइज होगा या रेगुलेशन में आएगा, क्या मतलब होना चाहिए इसके लिए, ताकि देखिए ग्राहकों को भी दिक्कत ना हो और जो कंपनियां हैं उनको भी दिक्कत ना हो, और इकोसिस्टम बना रहे। देखिए हमारे देश में 16 करोड़ डीमैट अकाउंट है, तो जो जिनके पास डीमैट अकाउंट है वो तो ईटीएफ गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उनके लिए क्या विकल्प है? उनके लिए डिजिटल गोल्ड ही विकल्प विकल्प है। सेबी ने भले कोई भी कॉशन नोटिस जारी किया, वो उनकी जगह सही है, मैं उन्हें दोष नहीं देता। लेकिन 120 करोड़ जो दूसरी पॉपुलेशन है, उन्हें अगर गोल्ड बाय करने के कोई डिजिटल तरीके मिलते हैं तो वो उसका जरूर इस्तेमाल करेंगे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जैसे आपने भी कहा, ज्वेलरी खरीदने के लिए आपको 1 ग्राम की भी ज्वेलरी खरीदेंगे तो 13,000 रुपया लगेगा। आप एक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड भी स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेंगे, हालांकि आरबीआई ने तो इशू करना बंद कर दिया, मगर ट्रेड होता है तो वहां भी 13-15 हजार रुपये लगेंगे। तो 1 ग्राम का आप कॉइन भी खरीदेंगे तो 13,000 रुपया लगेगा। तो आपके पास एक ही विकल्प है, आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, जो मात्र आप 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में भी खरीद सकते हैं और डिजिटली जाकर खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। सेबी ने जो कॉशन नोटिस जारी किया, उसमें कोई गलत नहीं है। सेबी ने ये नहीं कहा कि ये प्रोडक्ट गलत है, उन्होंने ये कहा कि हम इसको रेगुलेट नहीं करते। तो काफी डिजिटल गोल्ड कंपनियां हमारे पास आई है, और उन डिजिटल गोल्ड कंपनियों ने इब्जा से दरखास्त की है कि इस प्रोडक्ट को इब्जा यदि एक सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए
डिवीजन या डिवीजन के जरिए इफ्जा के अंदर ही एक डिवीजन बना दिया जाए और उसके तहत वो रेगुलेट करे, तो इन सब कंपनियों के लिए अच्छा होगा। और इसीलिए हमने इसकी अनाउंसमेंट भी करी कि हम एक सेल्फ रेगुलेटरी डिवीजन बनाएंगे डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर, डिजिटल प्लेटिनम और डिजिटल पैलेडियम के लिए। और वहां से कंज्यूमर के हित में हम इसको रेगुलेट करेंगे ताकि इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जी सर, बहुत अच्छी बात है ये। और बजट में हो सकता है सरकार भी वहां पर कुछ ना कुछ तो आना चाहिए बजट में इसको लेकर। एक चीज और सर मुझे समझना है कि अब अगले हफ्ते कैसे देख रहे हैं आप, कितना बड़ा उठापटक हो सकती है अगले हफ्ते? देखिए, चूंकि सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, तो एक टेम्पररी उठापटक तो होगी। और मुझे लेकिन बहुत जल्द वो उठापटक सेटल हो जानी चाहिए। उसका रीजन है कि दिसंबर महीना तो भारत को छोड़कर बाकी पूरे वर्ल्ड की लगभग सभी कंट्रियों में दिसंबर ईयर एंडिंग होता है। और जब वो ईयर एंडिंग होता है तो वो लोग नेचुरली अपने बुक्स में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, लोगों को बोनस उनको बांटना है, एम्प्लॉयज को उनकी बुक्स में भी प्रॉफिट दिखना चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट, रियलाइज प्रॉफिट दिखना चाहिए। तो वहां पर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर वो कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कुछ HNI है या बड़े फंड हाउस हैं या बड़ी रेगुलेटरी इंश्योरेंस अथॉरिटी जो दूसरे देशों में परमिटेड है गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सेलिंग आ सकती और भाव की रेंज कैसे देख रहे हैं सर? है। मुझे गोल्ड का सपोर्ट लेवल $4,140 नजर आता है स्पॉट मार्केट में, और रेजिस्टेंस लेवल 4,334 का नजर आता है। और यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट लेवल 1,28,600 एंड रेजिस्टेंस लेवल 1,34,650 तक का मुझे नजर आता है। एक चीज चांदी में और चेंज हुई है, हालांकि रिजर्व बैंक ने पहले ही इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी थी कि सिल्वर पर अब लोन लिया जा सकेगा, सिल्वर ज्वेलरी और सिर्फ कॉइन पर, ये दो चीजों पर। और उन्होंने लिमिटेशंस भी कुछ लगाए कि 10 किलो से ज्यादा ज्वेलरी और 500 ग्राम से ज्यादा कॉइन पर आप नहीं ले सकते। फिर लोन टू वैल्यू रेशो भी उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इतने लाख तक इतना लोन टू वैल्यू रेशो मिलेगा। आपको क्या लगता है कैसा कदम है? और क्या बैंक अगर मान लो 80% लोन टू वैल्यू रेशो का, तो हो सकता है सिल्वर की वॉलेटिलिटी देख के 50% ही आपको मिले या 40% ही लोन मिले? देखिए, ये भारत में ये नियम जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। और लोन टू वैल्यू रेशियो आपको प्योरिटी के हिसाब से मिलता है। तो जो प्योर सिल्वर होगा तो लोन टू वैल्यू रेशियो देने में कोई ऐतराज नहीं है। वरना आप कोई ज्वेलरी लेकर गए, उसमें मान लीजिए 50% ही प्योरिटी निकलती है, तो उस 50% का ही आपको 80% मिलेगा। आपको उस 100% का 80% मिलने वाला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल होगा। लेकिन हाँ, इससे सिल्वर मार्केट जो एक एसेट क्लास के रूप में नहीं माना जाता था, वो एसेट क्लास के रूप में जरूर कन्वर्ट होगा। और सिल्वर का मुझे इसी वजह से आगे बहुत भविष्य तेज और उज्जवल नजर आता है। कुल मिला के सिल्वर का जो मार्केट है वो और बेहतर होगा इस तरह के और कदमों से। इसमें इसमें वीरेंद्र जी बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर भी आएंगे, क्योंकि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको धीरे धीरे प्योरिटी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना पड़ता है। बहुत कॉइन और बार के भी सील बहुत होंगे। तो मुझे लगता है ऑर्गेनाइज प्लेयरों के लिए भी मार्केट खुलेगा जैसे ही एसेट क्लास बन जाए। और सर चांदी का लेवल कैसे देख रहे हैं अगले हफ्ते के लिए? चांदी में मुझे काफी वॉलेटिलिटी अगले हफ्ते नजर आ रही है। चांदी में मुझे सपोर्ट लेवल बहुत नीचे नजर आता है $55.40 का स्पॉट मार्केट में, और रेजिस्टेंस लेवल $60.20 का मुझे नजर आ रहा है। और यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो मुझे सपोर्ट लेवल 1,73,700 का और रेजिस्टेंस लेवल 1,88,000 तक का मुझे नजर आ रहा है। मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी देने के लिए। आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? बिल्कुल, हमेशा की तरह मैं ऐसा कोई ट्रेड नहीं करता। आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर ही काम करें। ओवर ट्रेड ना करें, स्टॉप लॉस लगाकर काम करें।
और मार्केट को ध्यान से देखें, अपनी लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मद्देनजर मार्केट चलता है। हम तो आज बता रहे हैं, आज के बेसिस पे हमें लगता है कि ऐसा होगा, कल हालात बदल सकते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन बदल सकता है, कुछ भी पॉलिटिकल चेंजेस हो सकता है, या दूसरे इकोनॉमिकल चेंजेस हो सकते हैं, तो मार्केट मूव चेंज हो सकता थैंक यू सो मच मेहता जी। और दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा और विथ स्टॉप लॉस काम करिएगा। थैंक यू सो मच सर।